नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात प्रधानमंत्री के संबोधन की। कोरोना को लेकर फिलहाल और सतर्क रहने की जरूरत है, ऐसा पीएम मोदी ने आज अपने संबोधन में कहा। हालांकि इस दौरान पीएम मोदी ने गरीबों और किसानों के लिए खुशखबरी भी सुनाई और कोरोना काल में पीएम मोदी ने छठी बार राष्ट्र को संबोधित किया है। पीएम मोदी ने 80 करोड़ गरीबों के लिए मुफ्त अनाज का ऐलान किया, एक देश एक राशन कार्ड का मंत्र दिया और साथ ही पीएम मोदी किसानों और टैक्स पेयर का शुक्रिया अदा करना भी नहीं भूले। हालांकि अनलॉक 1 के दौरान की गई लापरवाही से प्रधानमंत्री नाखुश दिखे और उन्होंने कहा, सबके लिए नियम समान है। गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है, यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है। भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अनलॉक 2 में गरीबों को मुफ्त राशन नवंबर तक देने की प्रधानमंत्री की घोषणा पर राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। बीजेपी और जेडीयू ने जहां फैसले की सराहना की, तो आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि पीएम का यह बयान बिहार चुनाव को ध्यान में रखकर दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की अदम्य इच्छा शक्ति है कि उन्होंने सभी भारत के गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए 80 करोड़ लोगों के लिए 5 महीने तक का राशन मुफ्त देने का जो निर्णय लिया है, उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आज के उद्बोधन से समाज के कमजोर तबकों को निसंदेह काफी राहत पहुंची है।
बड़ी उम्मीद से हम 4 बजे प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुनने बैठे। कई सारी चीजें ठीक हैं, फूड ग्रेन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, लेकिन मैं समझता हूं कि अगर सिर्फ यही कहना था, इसके लिए तो कि एग्जीक्यूटिव डिसीजन को प्रेस रिलीज से भी कह देते तो कोई बड़ी बात नहीं थी। यही ज्यादा बेहतर भी होता। बिहार चुनाव को ध्यान में रख के सब ऐलान किया, नवंबर तक बढ़ा दिया, छठ पूजा का नाम लिया। तो मैं समझता हूं कि ये डिमांड तो राहुल गांधी जी ने कई बार सरकार से की है कि 6 महीने तक गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज दीजिए, उनके खाते में पैसे डालिए। तो उसमें तो आप सुनते नहीं हैं, लेकिन अब चूंकि बिहार चुनाव सर पे आ गया, एकाएक गरीब कल्याण की बात करने लगते हैं आप। और अब बात कोरोना विस्फोट की। पालीगंज में एक साथ 86 लोग कोरोना संक्रमित मिले हैं। ये लोग एक शादी में शामिल हुए थे और इस समारोह में शामिल 110 लोग अब तक संक्रमित मिल चुके हैं। शादी 15 जून को हुई थी और समारोह के 2 दिन बाद यानी 17 जून को दूल्हे की मौत भी हो गई। पालीगंज में कोरोना विस्फोट हुआ है। एक शादी समारोह में शिरकत करने पहुंचे 80 से ज्यादा मेहमानों का कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव निकला है। 2 दिन पहले दूल्हे की कोरोना से मौत के बाद सबकी जांच करवाई गई थी। पॉजिटिव आए सभी लोगों को बेहटा आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करवाया गया है। प्रभावित इलाका डीही पाली, मीठा कुआ, बाबा बोरिंग रोड और बाजार के इलाके को सील कर दिया गया है। प्रशासन की गाड़ी घूम घूम कर लोगों को घर में रहने की हिदायत दे रही है। टोलों से या जिन मोहल्लों से लोग ये दृष्टिगोचर होकर करके और चिन्हित किए गए हैं, टेस्ट में जो पॉजिटिव पाया गया है, ऐसे टोलों को हम लोग सील करने जा रहे हैं। उसमें कंटेनमेंट जोन बनने जा रहा है और यह कार्रवाई आज ही हो जाएगी। और बाकी जो मेडिकल के स्तर से जो प्रक्रिया होनी है, वो सारी प्रक्रिया चल रही है। ऐसे सभी लोगों को भेजा जा रहा है, आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। 15 जून को लड़के की शादी हुई थी। 16 जून को पेट में दर्द की शिकायत के बाद उसे निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। बाद में उसे पटना रेफर कर दिया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। लड़के के पिता का कहना है कि उन्हें लड़के की तबीयत खराब होने की कोई जानकारी नहीं थी, कि लड़के की तबीयत खराब थी, दवा खिलाकर शादी की रस्म पूरी की जा रही थी। हमको कोई जानकारी नहीं था कि माने इस तरह का घटना होने वाला है, नहीं तो हम शादी नहीं करते। दवाइए होते है, दवाइयों होते है, शादियों होते, दवाई से पानी चढ़ के आवे थे और फिर घरे विध होते। पालीगंज में 80 से ज्यादा लोगों की कोरोना संक्रमित मिलने से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया है। आंकड़े तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन लोगों में कोरोना का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा है। सरकार के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में लोग मौत को न्योता दे रहे हैं। जरूरत है लोगों के अलर्ट रहने की, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पालीगंज से आदित्य कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, इस खबर को भी समझने की जरूरत है। कोरोना काल की बात कर रहे हैं तो कोरोना काल में भीड़ से बचने के निर्देश साफ तरीके से सरकार की तरफ से दिए गए हैं। और शादी समारोह के बाद यहां कोरोना विस्फोट हुआ तो शादी समारोह के लिए गाइडलाइंस है कि 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, लेकिन यहां देखिए 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। और देखिए, नियमों को तोड़कर लोगों ने खुद आफत भी बुलाई। यानी आप नियम तोड़ेंगे तो कोरोना आपको संक्रमित भी करेगा। नियम अगर मानते हैं तो इतने लोग संक्रमित नहीं होते। इसलिए तय मानकों का पालन कर सुरक्षित रहें, खुद भी और दूसरों को भी सुरक्षित रखें। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में दुनिया भर में कोरोना की वैक्सीन के प्रयास भी खूब हो रहे हैं। भारत उन देशों में से एक है जहां वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल फेज भी शुरू हो गया है। भारत समेत पूरी दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। भारत में भी रोजाना कोरोना संक्रमण के मामले हजारों में सामने आ रहे हैं। 213 देशों में 1.40 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 56.64 लाख लोग ठीक हुए, जबकि 5 लाख लोगों की मौत हुई। भारत में 5.66 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं। 3.34 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए, जबकि 16,800 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। दुनिया भर में कोरोना के खिलाफ असरदार वैक्सीन बनाने का काम जोर शोर से चल रहा है। जो देश पहले इस वैक्सीन को बनाएगा, उस देश के नागरिकों को उस वैक्सीन के उपयोग के लिए सबसे पहले प्राथमिकता भी मिलेगी। WHO के मुताबिक
दुनिया भर में 131 वैक्सीन प्री क्लिनिकल और 17 वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल फेज में है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोविड वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के फेज में है। भारत में कोरोना की 14 वैक्सीन पर काम चल रहा है। भारत बायोटेक, इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया वैक्सीन पर काम कर रही है। भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का नाम कोवैक्सीन है। वैक्सीन के ट्रायल से इतर वैक्सीन के उत्पादन और आपूर्ति को लेकर भी कंपनियां योजना बनाने में जुटी हैं और इसके लिए करीब 1.90 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी और इस साल के आखिर तक एक असरदार वैक्सीन बाजार में आने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और कोरोना वायरस के चलते दुनिया भर में कोहराम मचा हुआ और इसी बीच अगरतला में एक इलेक्ट्रॉनिक मास्क बनाया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि इसके पहनने के बाद वायरस मर सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में देखिए, यह शख्स कुछ बना रहा है। आपको लग रहा होगा या टीवी या फिर इलेक्ट्रॉनिक के सामानों की रिपेयरिंग की दुकान होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गौर से देखें तो मास्क दिख रहा होगा जिसमें तार और बैटरी लगे हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क है जिससे कोरोना वायरस का खात्मा किया जा सकता है। मैंने सोचा यार इतना बड़ा कोरोना ये अफेक्ट कर रहा है, इसके लिए कुछ किया जाए। फिर मेरे दिमाग में मैंने देखा कि एक मास्क जो है, ऐसा मास्क अगर बना सकते हैं जो कोरोना को मार सके, क्योंकि बाजार में जितना भी मास्क आया हुआ है या पीपीई किट जो भी है वो सारा कोरोना को प्रोटेक्ट करता है, कोई मारता नहीं है। इसे बनाने के लिए मोबाइल की बैटरी और साधारण तांबे के तार का इस्तेमाल किया गया है। अगर वायरस इसके संपर्क में आता है तो यह खत्म हो जाएगा। इसे बनाने में ज्यादा खर्च भी नहीं, करीब 350 रुपए आए हैं। जैसे मैंने मल्टीलेयर, अभी तो मैंने मल्टीलेयर बनाया है, तो उसको मैंने जोड़ा, अंदर बैटरी, मोबाइल का बैटरी डाला, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डाल के उसको रेडी किया है और ये जो है बहुत बढ़िया काम करता है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें कोरोना वायरस जरूर मरेगा। इसको अगर करना है आगे तो फिर गवर्नमेंट का हेल्प चाहिए। और ये जो मास्क है इसका मान लीजिए प्रोडक्शन कॉस्ट का जो आपने पूछा था, लगभग 300-350 रुपये मेरा खर्चा आया है। हमारी जिंदगी में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मास्क मददगार साबित हो रहा है, लेकिन हम मास्क के जरिए वायरस से बच सकते हैं, वायरस का खात्मा नहीं कर सकते। अगर ये इलेक्ट्रॉनिक मास्क बन जाता है तो जाहिर है कि कोरोना की जंग जीतने में यह मददगार साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इधर चाइना से चल रहे गतिरोध के बीच सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर सहित 59 चाइनीज ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया है। बिहार के युवाओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए बाकी चाइनीज प्रोडक्ट पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है। केंद्र सरकार ने टिकटॉक और यूसी ब्राउजर समेत 59 चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित कर दिया। सरकार के इस फैसले के समर्थन में बिहार के लोगों में खुशी है। पटना के करगिल चौक पर एलजेपी कार्यकर्ताओं ने फूलों की होली खेलकर और थाली बजाकर केंद्र के इस फैसले का स्वागत किया। भारत सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है, उसे यहाँ पर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक का नाम दिया गया है और जो लोजपा के यहाँ पर कार्यकर्ता हैं वो पटना के इस कारगिल चौक पर इस फैसले के स्वागत में यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और देखिए थाली बजाकर और फूलों की होली खेलकर यहाँ पर इस फैसले का यहाँ पर स्वागत ये कर रहे हैं। चाइनीज ऐप को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले पर पटना के युवाओं ने खुशी जाहिर की। युवाओं का कहना है कि सरकार को चाइना के दूसरे प्रोडक्ट को लेकर भी इसी तरह का कदम उठाना चाहिए। अदर ऐप्स के बारे में तो मैं नहीं बता सकता हूँ ज़्यादा डिटेल में, बट मैं इतना बोलूँगा कि हाँ, टिकटॉक बैंड हुआ हमारे नए जनरेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। ये थोड़ा उस पर ये वल्गैरिटी वगैरह अब क्लियर होने लगा है, इस वजह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं। फैमिली में बहुत सारा छोटा बच्चा अभी भी टिकटॉक में, काफ़ी एज से छोटे बच्चे उसको देखते हैं। जो कंटेंट क्रिएटर के नाम पे ये सब टिकटॉक को बहुत ज़्यादा ये वल्गैरिटी के लेवल पे ले जाए। चाइना के मुंह पे जोरदार तमाचा है और ये होना भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि जो टिकटॉक है मतलब लोग इस पे क्रिंज कंटेंट इतना डाल देते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, बस टिकटॉक, ये चीज़ सही नहीं है। चाइना को लेकर गुस्सा सिर्फ पटना में नहीं, नालंदा में भी देखने को मिला। लोगों ने सरकार के फैसले का स्वागत तो किया, चाइनीज सामानों को जलाकर अपना आक्रोश दिखाया। लद्दाख के गलवान घाटी में जिस तरीके से चीन ने धोखेबाजी की, उसके बाद चाइनीज ऐप्स को प्रतिबंधित करने के सरकार के फैसले को चीन के ऊपर डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर देखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से साकेत कुमार और अमित कुमार के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट।
तो चाइनीज ऐप को बैन किए जाने के बाद इसके पीछे के क्या मायने हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो जो चाइनीज ऐप हैं, सुरक्षा के लिहाज से ऐसा माना जाता है कि ये बेहद खतरनाक है और आपकी सुरक्षा को इससे खतरा हो सकता है। आपकी निजी जानकारी जो है, आप जो मोबाइल में फील करते हैं, वो लीक हो सकती है। ऐप्स पर प्रतिबंध से अब आपको सुरक्षा मिलेगी, आपकी जो निजी जानकारी है वो अब लीक नहीं होगी और चाइनीज बाजार को भी इससे नुकसान होगा, क्योंकि चाइना बाजार बहुत हावी था भारत में, लेकिन इन 59 ऐप को बैन करने के बाद चाइनीज बाजार को भी काफी नुकसान होगा, इसलिए इन ऐप्स पर बैन लगाया गया है। चलिए बढ़ते आगे। चाइनीज ऐप पर पाबंदी लगाने के बाद सरकार पर चीन से आयात पर भी प्रतिबंध लगाने की सोच बताई जा रही है और इसके लिए मंथन शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट देख लीजिए। सरहद पर चीन को पटखनी देने की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही ड्रैगन को आर्थिक मोर्चे पर भी चोट पहुंचाने की कवायद शुरू हो गई है। भारत सरकार ने चीनी सामान के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए मंथन शुरू कर दिया है। फैसला लेने से पहले औद्योगिक संगठनों, मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन और निर्यातकों की राय मांगी गई है। चीन से आयात पर प्रतिबंध लगाने से कितने सहज होंगे, इसके विकल्पों के बारे में पूछा जा रहा है। किन आइटम का निर्माण आसानी से हो, इसके लिए जरूरी सामान, कच्चा माल कहां से आए, इस पर मंथन किया जा रहा है। भारतीय मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन को स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हकीकत यह है कि भारत दवा, ऑटो पार्ट्स, मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स जैसे सामानों पर चीन से कच्चे माल की सप्लाई करता है, लिहाजा इसकी गैर मौजूदगी से उत्पादन संभव नहीं। दवा निर्माण में भारत की चीन पर 90% निर्भरता है। 70% मोबाइल फोन की निर्भरता चीन पर है। ऑटो पार्ट्स के कच्चे माल के लिए भी चीन पर निर्भरता है। आर्थिक मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने के लिए भारत को कदम उठाने पड़ेंगे। इससे यह होगा कि चीन का बाजार सिकुड़ेगा, वहीं भारत खुद आत्मनिर्भर बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और बिहार में इस बार चुनाव में कुछ अलग सा रंग दिखेगा, क्योंकि दागी उम्मीदवारों को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। क्या है फैसला और इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा, इस रिपोर्ट से जानते हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार में इस बार चुनाव में कुछ और बदलाव दिखाई देंगे, क्योंकि इस बार दागी उम्मीदवारों पर चुनाव आयोग ने सख्त रवैया अपनाया है। चुनाव आयोग की ओर से 150 राजनीतिक दलों को चिट्ठी लिखी गई है, जिसके मुताबिक उन्हें अपने दागी उम्मीदवार को चुनने का आधार बताना होगा। इतना ही नहीं, उन्हें समाचार पत्रों में इसकी सूचना भी प्रकाशित करनी होगी। बड़ी बात यह है कि प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के अंदर इसकी जानकारी जरूरी है। चुनाव आयोग के इस फैसले का बीजेपी और जेडीयू ने स्वागत किया है। भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी भी कदम का हमेशा स्वागत करती है, और लेकिन उसमें एक विषय ये भी है कि आधार कुछ न कुछ इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए कि किन आधारों पे वो लोग जिस तरह के रिपोर्ट हैं या जो उन पर क्या चार्जेज हैं, उसके आधार पे विषय आना चाहिए। और निश्चित रूप से पार्टी को भी उसकी पूरी जानकारी देनी चाहिए सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पे। राजनीति के साथ जो अपराध का रिश्ता लंबे समय तक रहा है, उत्तरोत्तर उसमें गिरावट आई है और एक मनोवैज्ञानिक दबाव तमाम राजनीतिक दलों पर है। लेकिन ताज़ा निर्देश राजनीति के शुद्धिकरण की दृष्टि में एक ऐतिहासिक पहल है। वहीं बीजेपी में विपक्ष के नेता आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि दागी को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जाए, इसके लिए स्पष्टीकरण बेहद जरूरी है। यह पर्याप्त नहीं है। राजनीतिक दलों को इस बात के लिए एकमत होना पड़ेगा और चुनाव आयोग को ऐसा निर्देशित करना होगा कि अगर कोई बैकग्राउंड ऐसा है जिसमें अपराध है या केसेस ऐसे गंभीर चल रहे हैं, पॉलिटिकल केसेस नहीं, जो केस अपराध से जुड़ा केस अगर है, तो फिर ऐसे लोगों को प्रत्याशी न बनाए। और दागी उम्मीदवार का क्या पैमाना है, ये पूरी तरह से समझना होगा। हम तो इसके पक्षधर हैं कि आखिर दागी उम्मीदवार बने क्यों, दागी और आपराधिक छवि के लोगों को उम्मीदवार ही क्यों बनाया जाए। चुनाव आयोग का फैसला वाकई स्वागत योग्य है। अगर बिहार चुनाव में इसकी शुरुआत हो गई है, तो उम्मीद है इस बार दागी को उम्मीदवार बनाने से राजनीतिक दल परहेज करेंगे। न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ साकेत कुमार की रिपोर्ट। देखिए, चुनाव आयोग के इस बड़े फैसले का क्या असर होगा, इसके मायने को भी हम समझते हैं।
दागी उम्मीदवारों की बात करें तो दागी उम्मीदवारों पर अब जो सवाल चुनाव आयोग ने उठाया उस पर सही दबाव बनेगा उन लोगों पर। सियासी दल जो है ऐसे उम्मीदवारों को उम्मीदवार बनाने से, ऐसे नेताओं को उम्मीदवार बनाने से परहेज करेंगे और वोटरों को भी बहुत आसानी होगी, सही जानकारी उनको अपने उम्मीदवार को लेकर मिलेगी और उम्मीदवार को परख कर वोट देना जो है अब जनता के लिए, आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। और इसलिए चुनाव आयोग का जो ये फैसला है उसे तमाम लोग सराहनीय बता रहे हैं और इसका आने वाले वक्त में फायदा भी दिखेगा। बढ़ते आगे, ओडिशा के नयागढ़ की उप जेल के अधीक्षक ने कैदियों की मदद के लिए एक अनोखी पहल की है। अधीक्षक ने जेल के एक बड़े हिस्से को बागीचे में बदल दिया है। सब्जियों और फलों से खिलखिलाता ये बागीचा ना तो किसी किसान का है और ना ही किसी जमींदार का है। ये बागीचा है नयागढ़ के एक सब जेल का। जेल में बागीचा बनाने की ये अनोखी सोच जेल अधीक्षक की है। उन्होंने कैदियों को प्रोत्साहित करने के लिए जेल के एक हिस्से को उद्यान में बदल दिया है। एक बार जब किसी व्यक्ति को दोषी ठहराया जाता है तो वो मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित होता है और उसके परिवार पर आर्थिक दबाव बढ़ जाता है। यदि वे जेल के बागीचे में कार्य करने में व्यस्त हो जाता है तो उसे प्रोत्साहन मिलेगा। लोकल पोस्ट ऑफिसेस जेल अधीक्षक की इस पहल से न सिर्फ कैदियों बल्कि उनके परिवारों को भी आर्थिक फायदा पहुंचेगा। प्रोत्साहन स्वरूप मिलने वाली धनराशि को स्थानीय डाकघर में उनके बचत खाते में जमा किया जाएगा। इस राशि के माध्यम से उनके परिवार के सदस्य लाभान्वित होंगे और जब इन दोषियों को रिहा किया जाएगा तो वे एक ऐसे मंच पर होंगे जहां वे काम करने या कमाने में सक्षम होंगे। जेलर बलवंत राय की ये कोशिश कैदियों को जेल के भीतर मेहनत करने का गुर ही नहीं सिखाती बल्कि रिहाई के बाद जिंदगी को मुख्य धारा से जोड़ने और मेहनत से पैसा कमाने की बेशकीमती सीख भी देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।